तो चलो आइए दर निर्धारक पद के बारे में समझते हैं कि किसको दर निर्धारक पद बोलते हैं। तो दर निर्धारक पद को समझने से पहले आपको इस परिभाषा को ना देख के दो आपके रासायनिक समीकरण मतलब रासायनिक अभिक्रिया को देखना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया एक ही चीज होता है। तो देखिए, पहला आपके पास है स्टेप 1 मतलब पहला पद में क्या करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब विघटन कराएंगे मतलब इसको तोड़ेंगे तो एक जल के रूप में टूटेगा और एक O के रूप में टूट जाएगा, जो कि बहुत धीमी गति से पूरा होगा। ओके, तब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड धीमी गति से क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, अब इस प्राप्त ऑक्सीजन को जो O को फिर एक O के साथ क्रिया कराएंगे तो ये O2 में चेंज हो जाएगा, जो कि तीव्र गति में पूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो मतलब ये है कि हमने एक रासायनिक समीकरण को कराने के लिए कितने पद की सहायता ले लिए, 2 पद। एक होता है धीमी गति से, एक होता है तीव्र गति से। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको परिभाषा भी समझ में आ जाएगा। तो इसका बोलना ये मतलब है कि जब हम लोग कोई एक रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो वो एक से अधिक पदों में संपन्न होता है। ओके, तो देखो ये एक और ये दो पदों में संपन्न हो रहा है। तो ये 2 पदों में संपन्न होने की वजह से और धीमी गति पे क्या, धीमी गति से होने वाला पद आपका क्या कहलाता है, दर निर्धारक पद कहलाता है। समझ में आ गया। तो देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया एक से अनेक पदों संपन्न होती है तो उसमें धीमी गति से होने वाला पद दर निर्धारक पद कहलाता है। क्लियर। तो ये होगी इसका परिभाषा कि जब रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक से अनेक पदों में संपन्न होती है तो उसमें धीमी गति से होने वाला पद आपका क्या कहलाता है, दर निर्धारक पद कहलाता है। तो देखो ये एक रासायनिक समीकरण कितने पदों में संपन्न हो रहा है, 2 पदों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपको मिला एक धीमी गति और तीव्र गति। जो धीमी गति मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, दर निर्धारक पद कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यही लाइन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि संपूर्ण अभिक्रिया का वेग सबसे धीमी पद के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड के विघटन अध्ययन से। ओके, तो यहाँ पे याद रखना जो संपूर्ण अभिक्रिया का वेग है कौन से सबसे धीमी गति के वेग पर निर्भर करता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ये देखते हैं, अब उसके बाद इन दोनों को क्या कर देना, जोड़ दोगे। ठीक है, जब दोनों को जोड़ोगे तो इसका कुल अभिक्रिया क्या मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। ओके, इधर आपको क्या मिल जाएगा, H2O प्लस हाफ O2। ओके, जब इसका कुल अभिक्रिया लिखोगे क्या लिखोगे, H2O प्लस हाफ O2। तो ये हो जाएगा आपका क्या, हाइड्रोजन पर सॉरी यहाँ पे आपका क्या है, O2 है। क्लियर। तो जब O2 का क्रिया कराओगे H2O2 का तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, H2O प्लस हाफ O2 मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या लिखोगे, इसका जो लास्ट लाइन होता है क्या लिखोगे, चूंकि संपूर्ण अभिक्रिया का वेग सबसे धीमी पद के वेग पर निर्भर करता है, अतः अभिक्रिया का वेग स्टेप 1 मतलब पहला पद अभिक्रिया पर निर्भर करता है जो प्राथमिक अभिक्रिया प्रतीत हो रहा है। तो मतलब इसके बोलने का मतलब ये है कि जो संपूर्ण अभिक्रिया का वेग, ओके, संपूर्ण अभिक्रिया का वेग सबसे धीमी गति के पद पर निर्भर करता है, जो कि आपको पद 1 में मिल रहा होगा, मतलब स्टेप 1 में मिल रहा होगा, जो कि प्राथमिक पद मतलब पहला है, इस वजह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक पद कहलाएगा। ओके, जो कि प्राथमिक पद में आपको प्रतीत होते हुए दिखाई दे रहा होगा। आगे समझ में, बस आपको इसी को समझना है, इसी के थ्रू आपका अभिक्रिया का दर समझ में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको ऐसा लिखते हैं। अब देखते हैं ऊर्जा अवरोध के बारे में। ओके, अब बात करते हैं ऊर्जा अवरोध के बारे में। ओके, ऊर्जा अवरोध के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। ओके, कि डायग्राम में होता क्या है। तो सबसे पहले अभिकारक में ये चीज़ होता है कि ये जो अभिकारक आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है।
ठीक है, जो ऊर्जा अवरोध को पार करते करते उत्पाद तक वो बहुत सारे भागों में टूट जाता है। क्लियर। तो जैसे कि अभिकारक मेरे पास होता है ए, ओके, अब इसको मैं तोड़ूंगा तो ये ए प्लस बी में टूट जाएगा, मतलब बहुत सारे पदों में क्या हो जाता है, ये जो ए बी होता है ये एक होता है और ये टूट के ए प्लस बी बना लेता है। तो पहले ये क्या था, ये ए बी एक उत्पाद था जो अभिकारक था, वो दो पदों में टूट के उत्पाद बना लिया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो इस डायग्राम को आपको समझना क्यों जरूरी है। ये अभिकारक क्या करता है, ये ऊर्जा अवरोध से जाते हुए ओके जा रहा है, उसके बाद ये नीचे हो जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब जाके वहाँ पे आपको उसको उत्पाद प्राप्त हो रहा है। मतलब ऊर्जा अवरोध को जाते जाते वो क्या हो रहा है, कम, मतलब टूट रहा है। कम होना मतलब वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, और टूटा वहाँ पे और गिरते हुए वहाँ पे उत्पाद उनको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका ऊर्जा अवरोध का डायग्राम। ओके, तो चलो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा की ओर। जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को ओके जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, किसमें, उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। ओके, तो देखो अगर किसी अभिक्रिया को पूर्ण करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, किसी अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए उससे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। मतलब सीधी बात यह है कि आपके पास जो अभिकारक है उसको अपन को क्या करना है, उत्पाद में परिवर्तित करना है, तो हमें उससे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ओके, मतलब कम ऊर्जा वाले की ज़रूरत पड़ती है, और कम ऊर्जा को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। आगे बात समझ में। तो देहली ऊर्जा की आवश्यकता पड़ा, अब उसके बाद क्या बोलेंगे, इसमें अधिक ऊर्जा रखने वाले अभिकारक। मैं बोला था कि अभिकारक के पास बहुत अधिक ऊर्जा होती है। अभिकारक अणु ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा अवरोध बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो देखो एक बार और देख लीजिए, क्या लिखना है पे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, कम न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अधिक ऊर्जा, इसमें अभिकारक में अधिक ऊर्जा वाले अणु ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ओके, उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा अवरोध बोलते हैं। ठीक है, और याद रखना कि जो देहली ऊर्जा होता है ऊर्जा अवरोध के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। आगे समझ में, ये और ये आपको लिख देना है, आपका नंबर आ जाएगा। क्लियर, तो इतना लिखोगे, इतना बहुत है ऊर्जा अवरोध के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, असाइनमेंट का सेकंड नंबर का। अभी हमने देखे फर्स्ट नंबर के दोनों क्वेश्चंस को देख लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये पढ़ें, पहला दर निर्धारक पद। ओके, सेकंड हम लोग पढ़े ऊर्जा अवरोध के बारे में। उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर।